हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 को। तो अब आ रही है भाई इस चैप्टर के मतलब कणों के निकाय तथा घूर्णी गति चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर को देख लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख चुके हैं, तो एक बार करते हैं ना हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज। किस तरीके से भाई? तो एमसीक्यूज के माध्यम से। एमसीक्यूज होते क्या है आपको पता ही है कि भाई ये जो होता है ना पूरे चैप्टर को बहुत कम टाइम में करा देता है रिवाइज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं तो टॉपिक्स लगभग पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। तो आप चाहे जेईई एस्पिरेंट हो या फिर आप नीट एस्पिरेंट हो, ये सेगमेंट होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि हम इसमें करने वाले हैं बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस को, बहुत सारे वैरायटीज कवर करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। एंड जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, क्या भाई, जैसे ही एमसीक्यूज आपके सामने फ्लैश होता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए एंड जो पॉसिबल आंसर है, जो करेक्ट आंसर है इनफैक्ट, उसको फटाफट से टाइप कर दीजिए, ताकि हमें और आपको दोनों को ही क्लियर हो जाए कि हमें कितने % आंसर सही बनते हैं। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं इस सेशन को एंड हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो आपके सामने आपका सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि आपको समान भार और समान मोटाई की 2 वृत्तीय चक्रिका दी जाती है। चक्रिकाएं अलग अलग धातु की बनी है, ठीक है, चलने दीजिए। घनत्व तो d1 d2 है, उनकी त्रिज्या r1 r2 है। उस चक्रिका का केंद्रीय अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। केंद्रीय अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकालना है, ठीक है भाई, उसके बिल्कुल सेंटर के अलोंग निकालना है। तो किसका अधिक होगा जड़त्व आघूर्ण? तो यहां पर कह रहे हैं 2 चक्री है ना, चलिए 2 चक्री बना लेते हैं पहले। एक चक्री ये है, एक हमारी हो गई ये चक्री, ठीक है, एक ये हमारी चक्री है। इसके अपने केंद्रीय अक्ष के परितः, ये इसका केंद्रीय अक्ष है, इसके परितः घुमाइए। दूसरी चक्री ये रही, और इसके लिए भी कुछ बातें कह रहे हैं भाई, दूसरी चक्री के लिए भी बातें कर रहे हैं कि पहले वाले की जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है r1, इसकी रेडियस जो है वो r2, इसकी जो रेडियस है वो r1 है, इसकी जो रेडियस है ये r2 है। पहले वाले की जो डेंसिटी है वो d1 है, इसकी जो डेंसिटी है वो d2 है। किंतु ऐसा कह रहे हैं कि दोनों का भार समान है ना। तो मैं कहता हूं दोनों का अगर भार जो है वो समान होगा, यदि भार समान होगा, इसका मतलब एक बात क्लियर है कि इसका m और इसका m दोनों इक्वल होने चाहिए। भार समान होगा, भार समान अर्थात ऐसा मैं कह सकता हूं कि भार बराबर होता है हमारा mg। अब भैया g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी होने वाला है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन दोनों का जो भार है समान है, मतलब m1g बराबर है किसके? m2g के। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि m1 बराबर होगा m2 के, अर्थात मैं एक नया नाम देता हूं m। दोनों का द्रव्यमान जो है वो बराबर होगा। बात क्लियर हो गई, क्योंकि g दोनों का कॉमन होना है ना। अब मतलब ये डेंसिटी से अब मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे जड़त्व आघूर्ण किसका अधिक होगा? तो जड़त्व आघूर्ण को अधिक करने का मतलब सीधा हो गया कि अगर पहले वाले के लिए जड़त्व आघूर्ण लिखूं तो क्या होगा भाई? ये होगा हमारा mr² और ये भी होगा हमारा क्या? I इक्वल्स टू mr²। नाउ सी, अगर मुझे एक बात समझ में आती है कि भैया इसका r1² और इसको मैं कहता हूं r2², तो मासेस तो दोनों की सेम है। ये I1 कहता हूं, इसको I2 कह लेता हूं, है ना। दोनों को I1 I2 कर दिया। अब मासेस दोनों की क्या है? सेम है। तो किसका है ना, किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा? ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात समझ में आ रही है मुझे कि समान मोटाई दी गई है ना, उनकी त्रिज्याएं क्रमशः r1 r2 है, तो उस चक्रीय केंद्रीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। जिसके लिए क्या अधिक हो? तो भाई देखिए, ये d1 d2 से कोई लेन देन नहीं है, तो ये d1 d2 ये सब खत्म हो गए। मतलब एक कंडीशन बन सकती है कि अगर मान लीजिए r1 ज्यादा है किससे? r2 से, R1 ज्यादा है R2 से, तो इस R1 का मतलब ये पहले वाले पिंड का
I1 जो होगा ये ज्यादा हो जाएगा किसके, I2 के। I1 ज्यादा होगा किसके, I2 के। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। कौन सा रिलेशन चलेगा भैया, तो ये बी रिलेशन है। अगर R1 ज्यादा है R2 से तो I1 ज्यादा होगा I2 से। तो कह रहे हैं किसका अधिकतम अधिक कब होगा भाई, तो अगर R1 ज्यादा है R2 से तब हो जाएगा अधिकतम, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के ऊपर आते हैं। अगले सवाल कह रहे हैं कि यदि 10 न्यूटन तनाव से अधिक हो जाए, है ना, तो एक डोरी टूट जाती है। क्या कंडीशन में, तो 250 ग्राम के द्रव्यमान को एक पत्थर 10 सेंटीमीटर लंबी डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो घूर्णन का अधिकतम कोणीय वेग। देखिए ऐसा कह रहे हैं, एक ये पत्थर है और ये पत्थर कितने का भैया, तो ये पत्थर का द्रव्यमान है 250 ग्राम। कितना है, 250 ग्राम। इसको ऐसे 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 ये वृत्तीय पथ पे ऐसे गोल 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 ऐसा पकड़ के घुमाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भैया इस पे जो तनाव है ना, जो इस पे खिंचाव जो मिलेगा T, वो 10 न्यूटन है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है भैया 10 सेंटीमीटर। तो हमसे मांगा गया है कि कोणीय वेग कितना हो सकता है, बता दीजिए, है ना, कोणीय वेग इसका कितना हो सकता है। तो मैं यहां पर कहता हूं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूं कि जब इसको खींचा जा रहा है, अंदर टेंशन जो टर्म लिखी हुई है, ये अल्टीमेटली क्या होगी, तो ये होगी अभिकेंद्रीय बल। क्या होगी भैया, अभिकेंद्रीय बल। किसी को वृत्ताकार पथ में लेकर के अगर आप घुमाते हैं तो केंद्र की तरफ काम करने वाला जो बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है। और इसका अभिकेंद्रीय बल जो होगा वो होता है कितना है भाई, तो ये होता है mv²/r। अगर रेखीय अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो mv²/r होता है। लेकिन अगर कोणीय रूप में लिखे तो मैं कहता हूं, चूंकि देखिए जो हमारा v होता है वो होता है r ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा भाई, तो ये होता है v/r। तो क्या मैं इस अभिकेंद्रीय बल को कह सकता हूं कि ये वही टेंशन है, जो अभिकेंद्रीय बल है वही है इस पे तनाव। तो ये अभिकेंद्रीय बल अल्टीमेटली किसके बराबर हो गया, तनाव के। मतलब T इक्वल्स टू तनाव, T इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, ये mv²/r। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं कुछ काम करने वाला हूं। mv²/r गुणे r, और ऊपर भी एक r कर दो, चलेगा, मंजूर है। क्या करा मैंने सिंपली ये करा हुआ भाई कि ये m, ये v²/r² बन गया, इनटू एक r चल रहा है। अब देखिए ध्यान पूर्वक, तो ये v²/r² जो आपको टर्म दिख रही है, ये जो बीच वाली टर्म दिख रही है ना, v²/r², ये v/r इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है भैया, ओमेगा, है ना। v/r क्या लिखा हुआ, ओमेगा। तो v²/r² क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे क्या बन गया भैया, तो ये सिंपली देखिए T इक्वल्स टू क्या बन गया भाई, m v²/r² को रख लीजिए ओमेगा²r। अब मुझे निकालनी है क्या, तो इन्होंने मेरे से मांगा कोणीय वेग, मतलब मेरे से मांगा है ओमेगा। तो कोणीय वेग ओमेगा कैसे निकालूं मैं, तो सिंपली देखिए ना, मैं अगर T लिख देता हूं mr, तो ये हो जाएगा ओमेगा²। फर्दर अगर ओमेगा इक्वल्स टू लिखूंगा तो ये T/mr, क्या बनेगा, T/mr। तो ओमेगा इक्वल्स टू √, अब T टेंशन है ना, तनाव कितना, तो 10 न्यूटन। कितना है भैया, 10 न्यूटन। अच्छा, ये 250 ग्राम दिया था, तो ये m अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, तो 215 × 10⁻³ kg कर दूं, 1000 से डिवाइड कर दूं, किलो में बन जाएगा। तो 250 × 10⁻³ इंटू ये जो मुझे दिया है रेडियस वो सेंटीमीटर में, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। 100 से विभाजित करना पड़ेगा, तो ये हो गया 10 × 10⁻²। ये अगर हमने फाइनली सॉल्व किया तो ये हमको मिलने वाला है 20 रेडियन पर सेकेंड। क्या मिल जाएगा, 20 रेडियन पर सेकेंड। आराम से जीरोस कटाएंगे और ये नेगेटिव वाले ऊपर चले जाएंगे, तो फाइनली मुझे आंसर मिल जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर होगी बात। यहां पर जो मेन गेम था वो ये था भैया, ये ओमेगा को इसमें इंट्रोड्यूस कराना, मतलब अभिकेंद्रीय बल के टर्म में ओमेगा को इंट्रोड्यूस कराना। यही हमारा इस न्यूमेरिकल या कहूं मैं इस क्वेश्चन के जरिए यही मोटिव था भैया, सीखना। क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़े, क्या अगले सवाल पे आते हैं भैया। चलो लो अगला सवाल आ गया। अगला सवाल क्या है भाई, तो ये और महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कहते हैं ना कि किसी वस्तु के या एक वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा E तथा इसका जड़त्व गुण I है,
तो वस्तु का कोणीय संवेग कितना होगा, है ना। घूर्णन गतिज ऊर्जा दी गई है, देखिए, एंड अगेन आई रिपीट कि भैया आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो सिंपली आपके जेईई मेंस में और उसके साथ साथ में आपके जो नीट एग्जामिनेशन होती है उसमें सीधे सीधे आपको एक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। अभी हम करने वाले, अभी हम डिफिकल्टीज लेवल को धीरे 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 अप करते जाएंगे, है ना, क्योंकि हम अभी ये जो है हमारा एमसीक्यूज का फर्स्ट पार्ट है, अभी हम और पार्ट्स लेकर के आने वाले एमसीक्यूज के, उसमें हम धीरे 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 इसके लेवल को अप करते चले जाएंगे, हम पूरे स्टेप वाइज प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा की जब आप बात करते हैं तो मैं इसको कह लेता हूं ई से लिखा हुआ है, तो मैं इसको ई लिख लेता हूं, ठीक। इसका जड़त्व आघूर्ण आई है। अगला क्या कहते हैं भैया, जड़त्व आघूर्ण जो है ना ये है भैया आई। तो कह रहे हैं कि कोणीय संवेग है ना, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, जिसको किससे भैया, तो एल से डिनोट करते हैं ना, एल। इसका मान पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा संभव है, निकालें क्या, बड़ा आसान है। चलो देखो, आओ फटाफट, मुझे पता है घूर्णी गतिज ऊर्जा, घूर्णी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है भाई, घूर्णी गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होता है, तो हाफ mv² होता है जब रैखिक गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो यहां पर मास जैसा काम करने वाला कौन है, ये जड़त्वाघूर्ण, तो हाफ I और वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ mv², वेग का स्क्वायर, तो यहां पर कोणीय वेग का स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ I ω² हो गया, ठीक है। अब क्या काम कर लीजिए, तो मैं कहता हूं कि ये जो L होता है ना, चूंकि यही लिखता हूं मैं नीचे, चूंकि जो L होता है वो होता है हमारा, L मतलब संवेग, संवेग क्या होता है भाई, तो द्रव्यमान इंटू वेग, तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, तो कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। अब ये यहां पर तो एक आई है ना, और यहां पर ω² है, तो क्यों ना मैं इसमें थोड़ी सी मेहनत करूं, E इक्वल्स टू लिखूं 1/2 I² ω² I। कुछ नहीं किया, अगर आप देखो तो मैंने एक I का ऊपर गुणा और एक I से विभाजित कर दिया। I का गुणा भाग तो कर ही सकता हूं ना, ये इधर नहीं दिख रहा है तो इसको इधर ही करो। अब इसको दे दो तो E इक्वल्स टू आप देखो आपको मिल गया I² ω² अपॉन एक I अलग से चल रहा है। अब I² ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं अपन, L, है ना, तो यहां पर रख दीजिए L, तो E इक्वल्स टू 1/2, ये ऊपर क्या बन गया L² अपॉन I। अब ये 2I को इधर भेज दीजिए, है ना, तो L² इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2IE, मतलब L इक्वल्स टू √2IE, मतलब L इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ जड़त्व आघूर्ण। ये देखिए इसके फॉर्मूले को आप याद भी रख सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण इंटू गतिज ऊर्जा। ये L इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ MEK आता है। अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो P इक्वल्स टू √2MEK, ये फॉर्म होता है रैखिक संवेग इक्वल्स टू रैखिक गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला दिख रहा है IE। ये चैप्टर ही पूरा आपको दिखा जो रैखिक ऊर्जा के लिए बात करी, रैखिक वेग के लिए बात करी, वही सब कोडिया में आया और टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। तो हमने एक है ना एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाई है आपके लिए, जिसमें सिर्फ उन्हीं टर्मिनोलॉजी की मैंने बात करी है कि किस टर्म को क्या लिखते हैं, किस तरीके से एक टर्म को दूसरे टर्म में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्या आंसर आया भाई, √2 जड़त्व आघूर्ण मतलब I इंटू E, √2EI। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है ना, चलेगा। लेट मी चेक, बिल्कुल सही है। बढ़ते फिर अपने अगले सवाल की तरफ, और अगर आपने भी इनके आंसर सेम मार्क किए तो भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हम साथ मिलकर के बिल्कुल फोड़ने वाले हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में भी, ठीक है ना। स्कूल में तो ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन भाई कॉम्पिटेटिव के हिसाब से बिल्कुल करते चले जाइए, है ना। ये ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव के लिए, स्कूल एज वेल एज कॉम्पिटेटिव, क्योंकि हम ये सारे ही टॉपिक्स, सारे ही टर्म्स NCERT बेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला है दो वृत्ताकार रिंगों के द्रव्यमान का अनुपात हमारे पास में गिवन है और उनके व्यास का अनुपात भी गिवन है। तो रिंगों का जड़त्व आघूर्ण बताइए। तो रिंगों के अगर मैं जड़त्व आघूर्ण की बात करता हूं, मतलब मैं बात करना चाह रहा हूं किसकी भाई,
देखिए चलिए मैं लिखता हूं द्रव्यमान, मतलब m1 अपॉन m2 मुझे गिवन है 1/2, यही गिवन है द्रव्यमानों का अनुपात। दोनों रिंगों में व्यास का अनुपात अगर d1 अपॉन d2 आपके सामने गिवन है 2/1, तो क्या r1/r2 मतलब रेडियस का भी जो रेशियो होगा वो तो सेम ही होगा भाई। d से r जाने का क्या तरीका था, /2/2। तो किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम काम करेंगे तो फ्रैक्शन तो उतना ही रह जाता है। मैं इसको भी डिवाइड करूं, इसको भी डिवाइड करूं, करके देख लो, 2 से डिवाइड कर लो, इसको भी 2 से, ये 2 से कितना हो जाएगा 1, और ये 1/2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2/1, बात तो वही रही। तो इसीलिए आप सिंपली समझ लीजिए जो इसका डायमीटर था वही रेशियो रेडियस का भी रहने वाला है, ठीक है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि जड़त्व आघूर्ण बताइए, मतलब आप बताइए I1/I2 बताइए। तो भाई I1 को तो मैं लिखूंगा m1r1² और m2 के r2² हो जाएगी, कौन, I2। जड़त्व आघूर्ण यही होता है mr²। अब लीजिए भैया रखिए m1/m2, m1/m2 1/2 है, तो सीधे रख दूं 1/2, और r1/r2 का स्क्वायर, r1² r2², तो 2/1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर, ये 1/2 हुआ, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये 4/1 होगा, मतलब ये कितना है 2/1, यानी I1/I2 भी किसके बराबर आ गया भैया, तो ये आ गया 2/1, ठीक है। कितना आएगा 2/1। ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे कि भैया रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जैसा रेडियस होगा वैसे ही जड़त्व आघूर्ण होगा, ना ना, क्योंकि मासेस भी तो वेरिएट कर रही थी ना, मासेस भी कम ज्यादा हो रही थी। हाँ, मासेस अगर सेम होती तो मैं फिर कैसा लिखता कि I प्रोपोर्शनल टू r², तब भी मैं I प्रोपोर्शनल टू r नहीं लिखता, r² लिखता। कब, जब मास कैसी हो जाए भाई, दोनों का द्रव्यमान कैसा हो जाए, दोनों का द्रव्यमान सेम हो जाए, तो ये रिलेशन आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहां तो ऐसा नंबर बन रहा है कि आपको दिख रहा है, तो ये है नहीं, है ना, नहीं तो पता चले जबरन में अपन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के दिमाग में चले जाए और एग्जाम में गड़बड़ हो जाए। चलिए अगले सवाल पे बढ़े, क्या 5वें नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। आइए, तो यहां पे कह रहे हैं कोई तैराक ऊपर से पानी में कूदते समय, अच्छा कूदने के पूर्व अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, ऐसा क्यों करेगा। तो ऐसा इसलिए करेगा भाई क्योंकि जब पानी में वो कूदेगा ना, तो क्या होगी कि उसकी बॉडी के पास में, है ना, जब वो पानी में कूदेगा तो उसका जड़त्व आघूर्ण अगर ज्यादा रहा, बॉडी लंबी रहेगी मतलब रेडियस ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो जब वो पानी में कूदेगा तो जड़त्व आघूर्ण क्या है भाई, तो जड़त्व आघूर्ण भी यही सेम चीज है, क्या है, ये द्रव्यमान जैसा ही होता है। जैसे द्रव्यमान क्या करता है भाई, तो अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध, तो जड़त्व आघूर्ण भी क्या करता है, घूर्णी गति में होने वाले परिवर्तन का करता है विरोध। तो जब तैराक जो है ना, ऊपर से कूदता है तो शरीर को ऐसा सिकोड़ लेता है, सिकोड़ करके वो क्या करता है भाई, तो रेडियस के मान को, सिकोड़ने का मतलब क्या हो गया कि अपने रेडियस के मान को ऐसे बिल्कुल अपने आप को इस तरीके से समेट लेता है ना, इस तरीके से अपने हाथे समेट लेता है, और इसके बाद फिर नीचे जब कूदने को पहुंचता है तो बिल्कुल इस तरीके से सीधे तौर पे ये दोनों हाथ भी इस तरीके से आगे करके फिर कूदता है। तो ये समेट लिया, इसका मतलब क्या, जिस एक्सिस के तहत वो अपने आप को ऐसा घुमाने वाला है, जब वो कूदता है तो क्या करता है, ऐसे दोनों पैर को मोड़ता है और ऐसा गोल घूम जाता है एक बार, है ना। तो वो गोल घूमते समय क्या करता है भाई, वो सिंपली एक काम कर रहा है कि बहुत दूर निकलना है उसको, तो उसने अपने आप को क्या किया, सिकोड़ लिया, और ये रहा उसका सेंटर जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट होने वाला है। तो यहां से अब इसकी रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई कम, रेडियस हो गई कम। तो इजीली जब रेडियस कम हो जाती है तो वो क्या कर सकता है भाई, वो जड़त्वीय आघूर्ण को बढ़ा सकता है, ठीक है, सॉरी जड़त्वीय आघूर्ण को कम कर लेगा। रेडियस कम होगी ना तो जड़त्वीय आघूर्ण कम हो जाएगा, मतलब I इक्वल्स टू जो mr² लिख रहे हैं, ये r² को कम करके ये I की वैल्यू को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। क्योंकि देखिए मास में तो कुछ चेंजेस कर नहीं पाएगा भाई, अब पता चले वो 55 किलो का तैराक है तो कूदते समय 52 किलो का तो होगा नहीं, 55 का ही रहेगा, मास में कुछ नहीं करेगा, तो सीधा उसको समझ में आता है कि I प्रोपोर्शनल टू r² को कम अगर कर दिया, मतलब r को कम कर दिया तो I में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, वो कूदने से पहले अपने आप को सिकोड़ता है ताकि उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाए, घट जाए, कम हो जाए। क्लियर होगी बात। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि m द्रव्यमान और r त्रिज्या के एक ठोस बेलन, ठीक है, का जड़त्व आघूर्ण
उसके अक्ष के समांतर और उसकी सतह पर स्थित एक रेखा के परितः क्या कितना होगा। तो चलिए एक ठोस बेलन लेते हैं। ये कैसा बेलन है भैया? तो ये बेलन ठोस है, ठीक है। ये हमारा पूरा एक भरा हुआ पूरा है ना, ठोस है। ठीक है, लो भैया भर दिया मैंने। चलिए, मतलब क्या है कि खोखला अगर बेलन होगा तो इसके फॉर्मुलेशन में चेंजेस आएगी। अगर ये ठोस बेलन है तो ठोस बेलन का जो फॉर्मूला रहने वाला है वो आपको अलग दिखता है ना। तो क्या कर रहा हूं मैं इसमें, ये देखिए मैंने इसको भर दिया, ठीक है ना। अब इस बेलन के लिए देखिए ये जो हमारा था बेलन, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ऐसा यहां कहीं पे एक सेंटर होगा और इस सेंटर के अबाउट है ना, इसी एक्सिस के अबाउट इसको क्या करना है भैया, रोटेट हो रही है। ठीक, तो एक बात तो समझ में आती है, m द्रव्यमान और r त्रिज्या का ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण उसके अक्ष के समांतर उसकी सतह पर स्थित एक रेखा के, ये उसका अक्ष है, इसकी समांतर इसके सतह पर स्थित। तो मैं यहां पर एक स्थित कर देता हूं एक रेखा, ये देखिए एक रेखा मैंने यहां पर स्थित कर दी। ये उसके सेंटर से होकर के जाने वाला है, इसको एक्स एक्स डैश कह देता हूं। ये इसके ए बी जो है ये इसके समांतर है। अब इसके अबाउट उसको क्या करना है भैया, रोटेट करना है, ठीक है ना। तो रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण आप बताइए। तो मैं कहता हूं इसके अबाउट रोटेट करना ना, ये इसका सेंट्रल एक्सिस था, ये क्या था इसका सेंट्रल एक्सिस था। अब इसके अबाउट हमको क्या करनी है, रोटेट करनी है। तो सीधी बात है, मैं कर लेता हूं इसको, ये रहा इसका सेंट्रल एक्सिस और ये रही यहां से यहां तक इसकी रेडियस। ये वाली जो रेडियस है ना, इसको मैं कह देता हूं कि ये आर है। तो हमें पता है कि सेंट्रल एक्सिस के तहत जो रोटेशनल हमको मिलता है वो क्या मिलता है भैया। तो यहां पर आई जो होता है किसके अलोंग चल रहा है भाई, तो ये समांतर अक्ष प्रमेय से। समांतर अक्ष प्रमेय क्या कहता है, आई जो होता है वो आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर भाई, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। सीएम आई सी एम का मतलब क्या है, तो जो सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजरने वाला जो अक्ष है उसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसके, और ये जो रेडियस है आर स्क्वायर है ना, आर जो रेडियस है इसके अलोंग जो घुमाव होगी उसके बराबर होता है। ये कितना है भैया, तो ये वो अक्ष जहां से आपको घुमाना है। तो यहां से यहां तक की दूरी मैंने आर ली हुई है। तो ये होता कितना है भाई सेंटर से, तो ये तो होता है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। आर कौन है भैया, रेडियस है। तो आधा और एक कितना हो जाएगा, 1.5, मतलब 3/2 एम आर स्क्वायर है ना। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है भाई, ये जो हम लोगों ने लिखी है ये सीधे सीधे हम लोगों ने देखा हुआ है कहां से, तो ये समांतर अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय इसका रिजल्ट है, उसको सीधे यूज किया। आई इक्वल्स टू कितना हो गया, तो 3/2 एम आर स्क्वायर। क्या हो गया, 3/2 एम आर स्क्वायर। यानी आपको सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट दिख रही है। चलेगा, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7। अच्छा, यह भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कह रहे 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से, ठीक है, तो एक काम करते हैं, डेटा तो लिखते चले है ना। यहां पर समान त्वरण की बात कर रहे हैं और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मतलब कोणीय त्वरण की बात कर रहे हैं। तो कितना हो गया, 2 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक पहिया घूर्णन करता है, यदि पहिया विराम से घूर्णन प्रारंभ करता है, मतलब एक और बात कह दी, ओमेगा नॉट यानी प्रारंभिक कोणीय वेग कितना भैया, 0। तो प्रथम 10 सेकेंड में, यूनिट तो लिख ही लूं क्या भैया, तो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड। अब कह रहे हैं कि प्रथम 10 सेकेंड में, मतलब टाइम दे दिया कितना,
10 सेकेंड। तो आप बता दीजिए कि चक्करों की संख्या लगभग कितनी होगी, है ना। चक्करों की संख्या लगभग में मतलब कुछ डेसिबल फ्रैक्शन में आएगा, उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे, आंसर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे। तो क्या हो गई बात, लीजिए यहां पे कौन सा फॉर्म लगाऊं, मुझे क्या चाहिए, चक्करों की संख्या चाहिए ना। तो चक्करों की संख्या देखिए ना, मुझे चाहिए क्या, टोटल विस्थापन, मतलब कोणीय विस्थापन बटा में, अगर जो कोणीय विस्थापन होगा इसमें एक रोटेशन लगाने में 2 पाई, एक रोटेशन लगाने में कितना 360 डिग्री ना, 2 पाई। तो मैं कहता हूं कि कोणीय विस्थापन जितना भी टोटल होगा उसको अगर मैंने 2 पाई से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल जाएगा उसका कोणीय विस्थापन अपॉन 2 पाई कि कितने चक्कर लगाया, है ना। अगर मान लीजिए 360 डिग्री तक, मतलब एक चक्कर पूरा लगा रहा है, ठीक है, तो 360 मिलेगी। अगर 2 चक्कर लगा रहा है तो भैया 720 मिलेगी। तो ऐसे पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो निकालता हूं मैं क्या, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन के लिए क्या करो, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होगा भैया, तो गति के द्वितीय समीकरण ने कहा है कि थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, यही बोला गया। तो थीटा इक्वल्स टू, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू तो 0 है ना, ये 0 है, विराम से प्रारंभ कर दे, खत्म कर दो, लो भैया 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा कितना है 2, और टी स्क्वायर मतलब ये 10 का स्क्वायर, लो भैया हो गया, ये 2 से 2 काट दो, 100। थीटा कितना है 100, तो ये n है चक्करों की संख्या, इसको n लिख लेते हैं, है ना। कितना भाई कोणीय विस्थापन कितना है, थीटा 100 बटा में 2 इंटू 3.14। सॉल्व करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 15 दशमलव कुछ आ जाना चाहिए, है ना। ये एक बार करके देख लीजिए, देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना 50 बटा में 3.14, इसको उड़ाएंगे ऊपर आ जाएगा 100, मतलब ये हो गया 5000 बटा में 314। ये अप्रोक्सीमेटली करेंगे 15 दशमलव कुछ आएगी, है ना, 15 दशमलव कुछ आएगा यहां पर। लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास 15 के आसपास में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो दिख रहा है बी। तो मैं कह लेता हूं नियरली इक्वल टू कितना 16 चक्कर, क्योंकि भैया मुझे एग्जैक्टली इसलिए नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन दिया उसी के साथ में जाना है, और ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है इसके नियर बाई में 16 दिख रहा है, तो 16 इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, चलिए ओवर टू क्वेश्चन नंबर 8, है ना, 16 सही है। आते 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न और मजेदार, क्या कहने, देखिए कह रहे कि द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r का एक वृत्ताकार पतला वलय, ठीक है, द्रव्यमान कितना भैया m और त्रिज्या r का वृत्ताकार पतला वलय है। तो वलय एक ही बार में बना सकते हैं अपन, ये हो गया, है ना, ये एक वलय है, ठीक है। द्रव्यमान इसका कितना भैया, तो m है, द्रव्यमान इसका हो गया m, त्रिज्या हो गई r, ठीक है। अपने अक्ष के परितः, है ना, स्थिर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, अपने अक्ष के परितः ये घूम रहा है, तो घूमने दो भैया, ठीक है। कितने से घूम रहा है, ओमेगा से, ठीक, ओमेगा से घूम रहा है। तो दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान, है ना, m है, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान m है, किसी व्यास के विपरीत सिरों पर धीरे से चिपका दिया। अब क्या करें, इसी द्रव्यमान का, सेम द्रव्यमान का इसके विपरीत व्यास पे, मतलब मान लीजिए यहां पे और यहां पर मैं ये 2 पॉइंट्स बनाता हूं, सेम रेडियस, सेम द्रव्यमान के, ठीक है, सेम द्रव्यमान के, एक यहां पर चिपकाया, एक यहां पर चिपका दिया और एक इधर साइड में चिपका दिया। ये दो द्रव्यमानों को क्या किया, यहां पर चिपका दिया हम लोगों ने। तो क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, इन दोनों के मासेस को देखिए, तो मैं कहता हूं कि भैया इसका भी मास कितना है m और इसका भी मास कितना है m, इनको चिपकाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब धीरे से, मतलब धीरे से चिपका दिया। अब क्या हुआ कि ऐसा करने पर वलय का कोणीय वेग क्या हो जाएगा। अब वलय के कोणीय वेग में क्या अंतर पड़ गया, तो वलय के कोणीय वेग में अंतर आपको प्राप्त करनी है तो पहले तो देखिए इनकी बातें लिख ली जाए। ये द्रव्यमान है, ये भैया इसकी त्रिज्या थी, और ओमेगा क्या था, तो इसका कोणीय वेग था, एक समान कोणीय वेग था। तो मैं कहता हूं कि भैया ये दोनों द्रव्यमान को चिपकाया तब, और दोनों द्रव्यमान नहीं चिपके थे तब, तो इनका जो कोणीय संवेग होगा वो बराबर होगा। तो मैं लिखता हूं, जरा देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, कोणीय संवेग
संरक्षण के सिद्धांत से। तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता भी है कि I1 ओमेगा 1 जो होता है वो I2 ओमेगा 2 के बराबर होता है। तो I1 ओमेगा 1 मतलब जब इन दोनों मासेस को आपने चिपकाया नहीं था, दोनों मासेस को जब आपने चिपकाया नहीं था तब, और फिर कब भाई, तो जब दोनों मासेस से चिपका दिए तब। तो जब चिपकाया नहीं था तब, ठीक है, I1 ओमेगा 1 जो होगा, है ना, ठीक है, ये L1 इक्वल्स टू L2 है अल्टीमेटली, L1 इक्वल्स टू L2। L1 मतलब क्या भैया, तो हमारा कोणीय संवेग, L इक्वल्स टू, जैसे P इक्वल्स टू mv होता है वैसे L इक्वल्स टू हमारा I ओमेगा होता है। अब यहां पे अगर I1 की मैं बात करता हूं किसके लिए भाई, और रिंग के लिए, तो रिंग के लिए अगर I1 की बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा m, I की बात करिए तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा 1, कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर ओमेगा 1, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं इधर में बात करना शुरू करूं, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि भैया दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m है इधर साइड में ले आकर के चिपका दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो मैं कहता हूं कि ये मुझे देखने को मिल जाएगा m, ठीक है, m r स्क्वायर ओमेगा 2, m r स्क्वायर ओमेगा 2 प्लस स्मॉल m r स्क्वायर ओमेगा डैश प्लस स्मॉल m r स्क्वायर ओमेगा डैश। ये दोनों किसके, ये दोनों के, ये दोनों मासेस के, है ना, ये जो दोनों मासेस हैं इन दोनों मासेस के लिए, ठीक है। अच्छा, तो भैया यहां पर द्रव्यमान अलग करनी पड़ेगी, इसको स्मॉल m करता हूं क्योंकि फॉर्म में स्मॉल m है, तो इसको स्मॉल m कर देते हैं, ठीक है। और इनकी रेडियस जो रखनी है ना, ये जो डायग्राम अपन ने प्लॉट किया इसके लिए थोड़ी सी अब चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। दो वस्तुएं रखी थी, इनका व्यास लगभग उतना ही रखना पड़ेगा मुझे जितना बड़ा ये रिंग दिख रहा है ना, तो इसका व्यास उतना ही रख, इसका रेडियस उतनी ही रखते हैं, ठीक है। एक इधर में चिपकाया है और एक जो इधर में चिपकाया है, इन दोनों का रेडियस उतना ही रखना पड़ेगा जितना इसका था। अब इसको लिखता हूं मैं, ये m है, ये हमारा m है और ये भी हमारा m है, और रेडियस जो इसकी देखेंगे तो इसकी रेडियस जो है ये r ही है, और इसकी भी रेडियस की बात करेंगे तो r ही है, इसकी भी रेडियस जो थी वो r ही है। तो अभी यहां से क्या समझ में आता है आपको कि भैया एक काम कर लो आप, अगर आपने r स्क्वायर को कॉमन कर दिया तो m r स्क्वायर ओमेगा 1, यहां से r स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो आपका बच जाएगा m ओमेगा 2 प्लस m ओमेगा डैश प्लस m ओमेगा डैश। अब इन दोनों में से r स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, कैपिटल M ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू, इधर में देखिए m ओमेगा 2 m, तो ये तो अगर मैं इसमें से काम करता हूं m लिखूं ओमेगा 2, और ये कितने हो जाएंगे 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m ओमेगा डैश, कितना हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ m ओमेगा डैश, ठीक है। अब क्या करना भैया, तो इसमें से हम कर लेते हैं कॉमन, और इसके बाद में हमें निकालना ओमेगा डैश को, तो ओमेगा डैश को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना बच जाएगा भाई, तो ये सीधे सीधे देखिए इनमें से हमारे पास में ओमेगा डैश, ठीक है ना, ये जो सेकेंड जो आई है हमारी, है ना, ये जो हमारे पास ओमेगा 2 आई है, इसको डैश क्यों लिख रहा हूं मैं, 2 ही लिखता हूं ना, ये भी 2 ही होगा भाई, डैश लिखने का कोई औचित्य है ही नहीं, है ना, 2 ही करते हैं ना, इसकी भी तो उतनी होगी, तो ये 2 ही है, ठीक है। चलिए अभी ठीक है, तो अभी इसमें से क्या करना है, एक काम करता हूं मैं, इधर साइड से ओमेगा 2 को कॉमन कीजिए तो m ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू, इधर साइड से ओमेगा 2 कॉमन होगा तो m प्लस 2m, ये हो जाएगी हमारी ओमेगा 2 की वैल्यू। तो अब ओमेगा 2 जो है वो कितना मिलेगा, तो m ओमेगा 1 अपॉन इसको ले आइए तो m प्लस ट्वाइस ऑफ m, चलेगा। क्या समझ में आ रहा है इसमें, तो ये पॉइंट समझ में आ रही है कि ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए डी, ये देखिए ये डी वाला आंसर, ठीक है। क्या करा हुआ है मैंने, तो मैंने सिंपली ये किया कि भैया जब ये अकेला पिंड घूम रहा था तब, और जब मैंने इसके दोनों तरफ क्या किया, mm मासेस के दो अलग से पिंड को चिपका दिया जैसा कि उन्होंने कंडीशन में कहा,
तो कह रहे कि वलय पे कोणीय वेग क्या होगा, मतलब ये ओमेगा के मान में क्या अंतर आएगा, क्या बनेगा ओमेगा। तो ओमेगा 2 हमने निकाल लिया, ओमेगा 1 पहले से ही हमारे पास में था जिससे ये चल रहा था, ये ओमेगा, ये 1 1 1 जो लिखते चल रहा हूं, ये अल्टीमेटली क्या है भाई, सीधे सिंपली ओमेगा दिया हुआ है, तो ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के टर्म में मैंने लिखी हुई है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। चलेगा, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल सही है ना। अगले सवाल पे 9th नंबर पे यहां कहते हैं कि एक चक्ति का द्रव्यमान m व त्रिज्या r है और चक्ति के किनारों को स्पर्श करती हुई उसके तल में स्थित अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो भैया एक बात समझिए, एक चक्ति है, चक्ति मतलब ऐसा होगा, है ना, ये पूरी भरी हुई होगी, ठीक है, ये पूरी कैसी होगी भाई, तो ये पूरी भरी हुई होगी, है ना, ये इस तरीके से पूरी ये चक्ति भरी हुई होगी। चक्ति कह रहा है, इसका मतलब ये कि वो खोखली तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहे भाई, तो इस चक्ति में हम बना ले इसका अक्ष, तो ये रहा इसका एक अक्ष जिसके परितः ये क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि एक चक्ति जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, यानी ये जो रेडियस है वो r है और जो द्रव्यमान है वो m है ना, किनारे को स्पर्श करते हुई और उसके तल में स्थित अक्ष के परितः उसका जड़त्व। अब किनारे को स्पर्श करते हुए, किनारे को स्पर्श करते हुए मतलब ये रही एक, इसको स्पर्श करते हुए ये x डैश मतलब जो हमारे सेंटर से होकर के जा रही है वो, ये रही हमारी एक लाइन और AB। अब कह रहे हैं इस AB के परितः जब वो घूम रहा है तो इसका जड़त्व आघूर्ण निकालिए। तो भैया ये वाला रेडियस भी तो R ही है ना, ठीक है। अच्छा कैपिटल R दिया हुआ है, चलो भैया कैपिटल R, इसको भी कैपिटल R कर देता हूं, है ना, चलेगा। अब क्या करना है, तो भैया इसके लिए हमको निकालनी है ना, तो क्या मिलेगा जरा देखिए, फिर से वही लिखूंगा, कौन सा, समांतर अक्ष प्रमेय से, समांतर अक्ष प्रमेय। समांतर अक्ष प्रमेय में यही तो कहा था ना कि ये जो जड़त्व आघूर्ण मिलने वाला I वो किसके किसके बराबर भाई, तो ये मिलेगा हमारा ICM, मतलब ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो होगा, जो इसके अक्ष के परितः जो होगा वो रखिए, प्लस आप MA², मतलब इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी, तो कितनी दूरी है, R है, तो MR²। तो इसके लिए चक्ति के लिए जो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंगली होता है जड़त्व आघूर्ण, है ना, वो कितना होता है भाई, तो 1/4 MR²। ये तो हम लोगों ने घर से याद करके जानी है भैया, है ना, इसकी वैल्यू हमने घर से याद करी हुई है, पूरी टेबल में देखी थी, प्लस यहां पर MR², कितना हो गया 1/4 + 1, तो 5/4, है ना, ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं, 5/4 दिख रहा है, बिल्कुल ये हो जाएगा 5/4 MR²। ये हो गई हमारी I की वैल्यू, ठीक है। तो दिख रहा है ऑप्शन, बिल्कुल दिख रहा है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही साइड दिख रहा है, देख लीजिए ध्यानपूर्वक, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। चलो भैया यहां तक की पिक्चर हो गई, आगे बढ़ते हैं हम, जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहां कह रहे हैं कि जब किसी निकाय पर लगने वाले बाह्य बल आघूर्ण होता है तब संरक्षित रहता है। बाह्य बल आघूर्ण, अच्छा, शून्य होता है, बाह्य बल आघूर्ण कितना हो, 0 हो, है ना। बाह्य बल आघूर्ण 0 होने का मतलब क्या है भैया, तो जो हमारा एक्सटर्नल, ठीक है, टॉर्क जो है, कौन सी भाई, एक्सटर्नल बाह्य बल आघूर्ण, इसका मान अगर 0 है, या मैं कहूं कि ये नेट कितना है भैया, 0 है, अगर टाउ नेट 0 हो गया, है ना, तो बल आघूर्ण की बात करें तो रेखीय की तो आप बात करिए मत, ठीक है, टाउ अगर 0 हो गया तो रेखीय की तो बात करिए नहीं, आप किसकी बात कर सकते हैं, तो आप इसमें बातचीत कर सकते हैं इन महोदय की कोणीय संवेग की, है ना। टाउ 0 हो गया तो कोणीय संवेग हमेशा क्या रहता है, तब इसका संरक्षित रहेगा क्या, कोणीय संवेग। ये तो सीधे सीधे स्टेटमेंट हमने याद भी करी हुई है और इसको डेराइव भी किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया इसका आंसर बी। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 11, और यहां पे कह रहे हैं कि एक समान वृत्तीय रिंग में, एक वृत्तीय रिंग है और वो एक समान रूप से, है ना,
जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या जो है ना, का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, द्रव्यमान m है और जो इसकी त्रिज्या है ना, या जिन्या है, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण उसके अक्ष के परितः जो रिंग के स्पर्श रेखीय है उसके लंबवत होगा, ठीक है, ठीक है, वृत्तीय रिंग है भाई, ठीक है, और वहां पर त्रिज्या गिवन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ये हमारा है एक वृत्तीय रिंग, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या जो है भैया वो r है, एज पर ऑप्शन देख रहा हूं मैं, तो मैं कहता हूं इसकी त्रिज्या जो है वो r है, और ये जो है वो क्या है भैया, तो ये द्रव्यमान जो है ये m है, ठीक है। अक्ष के परितः एक स्पर्श रेखीय, लो भैया एक स्पर्श रेखीय, फिर से वैसा ही सवाल है, ये ए भी एक इसके स्पर्श रेखीय अक्ष हो गई, और ये जो है ये इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला अक्ष है, इसको एक्स एक्स डैश से हम डिनोट कर रहे हैं, और इसकी त्रिज्या हमने कितनी लिखी हुई है भैया, ये r। तो फिर से पैरेलल थ्योरम भाई, है ना, समांतर अक्ष प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्ष प्रमेय से क्या कहती है भैया समांतर अक्ष प्रमेय, तो ये कहते हैं I इक्वल्स टू ICM प्लस MR²। ICM यहां पर इसके लिए कितना होगा, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं एक समान वृत्तीय रिंग की, तो इसके लिए हमारा ICM की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए वृत्तीय रिंग के लिए हमारे ICM की जो वैल्यू होती है वो होती है भैया 1/2 MR² प्लस यहां पर दिख रहा है MR², तो एक और ये कितना हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ MR², क्या बन जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ, अच्छा सॉरी, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ MR² ना, वृत्तीय रिंग है ना, वृत्तीय रिंग है, मिस्टेकन है ना, ये सिर्फ MR² होगा, है ना, और ये भी MR², मतलब ये ट्वाइस ऑफ MR², ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ गया था, है ना, 1/2 के लिए, ठीक है। चलिए तो क्या बनेगा भैया, हमारा ए बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, और 12 को जरा हम सॉल्व करते हैं, तो जरा देखिए क्या होगा। कह रहे हैं कि साइकिल पर बैठा एक लड़का 20 मीटर पर सेकंड की चाल से पैडल मारता हुआ 20 मीटर का एक त्रिज्या बनाता है, ठीक है, त्रिज्या का वृत्त बनाता है। साइकिल पर बैठा लड़का है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, मतलब इसका चाल जो है, वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की दी गई, 20 मीटर त्रिज्या का वृत्त बना रहा है, मतलब ये r इक्वल्स टू क्या है भैया 20 मीटर। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि एक साइकिलिस्ट, एक बच्चा है, साइकिल पे बैठ के ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ऐसा, ये एक ट्रैक है, अल्टीमेटली समझ लीजिए, यहां पे ये साइकिल लेकर के भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ यहां पे बैठे और ये पैडलिंग करते हुए कुछ साइकिल को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका वृत्ताकार पथ है, यहां पर रेडियस कितनी है भैया 20, और इनकी जो वेलोसिटी है वो भी कितनी है भैया, तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक, इसको प्रॉपरली ही बना लूं, है ना, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए तो लड़का तथा साइकिल की कुल, मतलब साइकिल सहित लड़के का जो द्रव्यमान है वो है 90 kg। साइकिल लुढ़क न जावे, इसके लिए वह ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ कितने का कोण बनाएगी, भैया थीटा पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया ऐसे गोल गोल जब घूमते हैं तो हम क्या करते हैं, हम केंद्र की तरफ झुक जाते हैं ना, अब झुकेंगे और अभिकेंद्रीय बल ज्यादा होगा तो साइकिल क्या होगी, गिर जाएंगे साइकिल सहित। तो एक मिनिमम वैल्यू है ना, जहां तक हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ भी बल लग रहा होता है, जिसके कारण हम बैलेंस होकर ऐसे झुक करके साइकिल चला रहे होते हैं, है ना। तो उस थीटा की मान की बात करें तो मतलब हमने देखा हुआ है इसमें, देखिए सीधे मैं प्रयोग कर रहा हूं फॉर्म को, tan थीटा इक्वल्स टू होता है v²/rg। क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg, यही कोण बना करके वो साइकिलिस्ट चल सकता अधिकतम। तो यहां पे tan थीटा इक्वल्स टू v² की वैल्यू बताइए, तो v² मतलब 20 का स्क्वायर, नीचे लिखा है rg, r की वैल्यू कितनी भैया, तो 20, और g की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 9.8 लेनी है ना, तो चलो भैया 9.8 ले लिए। ये हो गया ऊपर कितना 20x20 अपॉन में 20x9.8, काट दो 20 से 20, मतलब ये अल्टीमेटली कितना बन गया 20/9.8, है ना, कितना बन गया 20/9.8, मतलब ये कितना हो जाएगा 2.04 के आसपास करीब करीब, है ना,
हाँ तकरीबन इतनी ही आनी चाहिए। चलिए, तो ये अगर आ गया तो tan थीटा की वैल्यू हमको मिल गई कितना, 2.04। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2.04। ठीक है, हाँ इतना। अब इसका मान जो होता है, ठीक है ना, इसका मान तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग है, 63 डिग्री के आसपास, 64 डिग्री के आसपास मान होता है ना, 63.9 डिग्री, या फिर मैं तकरीबन लिखूं 64 डिग्री के आसपास। चलिए आंसर देखते हैं। अच्छा यही दिया हुआ है ना, 63.90, ये आंसर 63.90 है इसका आंसर, तो 64 वाला हटाई देता हूं। ठीक है, 63.90 यानी बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है ना। चलो भैया अगले फॉर्मेट पे पहुंचते हैं, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। बेसिकली 13वें सवाल पे यहां कह रहे हैं कि एक लड़का दोनों हाथों में 2-2 किलोग्राम के बाट लेकर, जिन्हें उसने अपने शरीर पर चिपका रखा, दोनों हाथ में बाट लिया और ऐसे शरीर से चिपकाए हुए दोनों बाट को लेकर के खड़ा है। ठीक है, एक 36 प्लेटफॉर्म के केंद्र पर खड़ा है, 36 प्लेटफॉर्म है, उसके केंद्र पे खड़ा है। प्लेटफॉर्म 2 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से केंद्र में होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष की तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। लड़का जब अपने हाथों को बाट सहित पूरा ऐसा तान देता है तो जड़त्व आघूर्ण 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाता है। दूसरी स्थिति में निकाय की गतिज ऊर्जा पहली स्थिति की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्या बनेगा। ठीक है, तो एक बात समझिए, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, गतिज ऊर्जा हमारी होती कितनी है। तो गतिज ऊर्जा हम अगर कहते हैं और रेखीय में तो हाफ mv स्क्वायर, यहां पे क्या कहेंगे भैया, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को तो छोड़ते हैं क्योंकि ये चल उतने से ही रहा, छोड़िए। अब मैं चर्चा करता हूं किसकी, आई की। तो आई इक्वल्स टू तो होता है mr स्क्वायर, तो एक फॉर्म तो ये भी बन गया ना, 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब अगर यहां पे कह रहे हैं कि देखिए इसका जो जड़त्व आघूर्ण है ना, जड़त्व आघूर्ण पहले कितना था 1, और जैसे ही हाथ खोल दिया तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, बढ़ गया। तो जड़त्व आघूर्ण अगर बढ़ गया, हाथ खोल दिया, तो आपको क्या दिख रहा है भाई कि यहां पर जो निकाय की गतिज ऊर्जा है पहले की स्थिति में क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, है ना। अगर ये वाला फॉर्मेट बढ़ गया तो इसको बराबर रखने के लिए क्या हो जाएगी भाई, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हमेशा इस बात को कि जब दोनों हाथ खोल देगा तो रेडियस बढ़ जाती है, और दोनों हाथ जब समेट लेता है तो रेडियस कम हो जाती है। ठीक है ना, और रेडियस जब कम हो जाती है तो उस समय इसका जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और जब रेडियस कम हो जाती है तो जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाता है, क्योंकि देखिए आई 2 फैक्टर्स पर निर्भर करता है, mr स्क्वायर, मास तो उतना ही है, 2 kg का बाट लिया हुआ है दोनों हाथों में, और है ना 2-2 किलोग्राम के बाट दोनों हाथों में, और खुद का उसका मास वो तो उतना ही रहेगा। ये रेडियस दोनों हाथों को तान दिया, तो ये रेडियस अगर बढ़ गया, तो यहां पर ये आई की वैल्यू बढ़ गई, है ना, और ये अगर कम हो गया तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। एक समान पतली छड़ की जो लंबाई है वो L है, कितनी है भैया, लंबाई L है, और द्रव्यमान जो यहां पर दिया हुआ है वो कितना दिया गया भैया, m। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m। ठीक, तो इसका अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो कि इसके एक सिरे से L/3 दूरी पर स्थित बिंदु से होकर लंबवत जाता है, इसका हमको कैलकुलेट करना है क्या, मान, है ना। तो देखते जरा इसमें पतली छड़ी L को। तो देखिए भैया बनाता हूं मैं अपनी पतली छड़, ये रही एक पतली सी छड़। अब क्या करना है, तो हमें कहा है कि इसके, है ना, एक सिरे से L/3 दूरी पर स्थित है अगर, तो उसके लंबवत निकालना है। ठीक है, तो अगर मैंने एक को कह दिया कि भैया ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास वाला, ये वो अक्ष है ना, जिसको हम x डैश से भी लिख रहे थे, इसके अकॉर्डिंगली जो जड़त्व आघूर्ण निकलता है उसको कहते हैं भैया ICM। और कह रहे हैं कि इसके एक किनारे से ये यहां कहीं पे मान लेता हूं, चलिए ये पूरे छड़ की जो लंबाई थी, किसकी, पूरे छड़ की, यहां से यहां तक पूरे छड़ की लंबाई जो थी वो कितनी थी, L। एक किनारे से तो ये वाली छड़ की जो लंबाई है इसको हम कह रहे हैं कि भैया L/3 हो गया। ठीक है,
तो इन दोनों छड़ों के बीच की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी? तो हमें एक पॉइंट पता है कि ये यहां से यहां तक की दूरी होती है भैया L/2। ये मिड पॉइंट है ना, इस किनारे से यहां तक की दूरी कितनी होगी? L/2। और ये किनारे से यहां तक की दूरी, ये जो दूरी दिख रही है L/3, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? L/2 माइनस L/3। क्या लिखेंगे? L/2 माइनस L/3। तो मुझे इसी के परितः निकालना, ये ए बी जो अक्ष है इसी के परितः हमको डिस्कशन करनी है भाई। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं जड़त्व आघूर्ण किससे? तो ये भी वही दिख रहा है ना मुझे, समांतर अक्ष प्रमेय से ये भी मिल जाएगा। समांतर अक्ष प्रमेय से, क्या कह रहा हूं? समांतर अक्ष प्रमेय से। क्या कहते हैं समांतर अक्ष प्रमेय भाई? तो ये कहते हैं आई जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो इसके जो सेंटर के अलोंग जड़त्व आघूर्ण होगा, मतलब ICM प्लस MA²। ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही A कहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा भाई? MA²। अब बारी है ICM की। तो रॉड के लिए ICM कितना होता है? तो 1/12। ठीक है, कितना होगा? 1/12। ठीक है, M डिस्टेंस कितना है ना, इसका डिस्टेंस कितना है? तो इसका डिस्टेंस है भैया L, तो L² प्लस ये कितना होगा भाई? तो M तो इतना है, क्या इतना ही रहेगा। एक ही जगह पे क्या दिख रहा है? L/2 माइनस L/3। इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी होती है, तो कितना हो जाएगा? L/2 माइनस L/3 का स्क्वायर। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। 1/2 ml² तो एज इट इज प्लस M। अगर इसको यहां पर मैं LCM ले लूं, है ना, तो कितना बनेगा भाई? ये बन जाएगा 6, 3L माइनस 2L का स्क्वायर। 1/12 ml² चल ही रहा है, प्लस क्या दिख रहा है भाई यहां से? तो 3 में से 2 गया 1, 1/6 L²। अब इसकी स्क्वायरिंग्स को अगर ओपन कर देता हूं तो मैं यहां लिखता हूं फाइनली I इक्वल्स टू 1/12 ml² प्लस 1/36 हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। 1/6 का स्क्वायर 36 ml²। अगर इन दोनों में भी एलसीएम लेंगे तो 36 ही हो जाएगा एलसीएम। 12 तिहाई 36, 3ml² प्लस 36 से 36 कैंसिल हुआ, 1 ml²। अल्टीमेटली ये कितना हो गया? 4/36 ml²। अब ये कितना हो जाएगा? तो ये कैंसिल कर दीजिए 4 से, है ना, तो कितना हो जाएगा? 9 चौके के 36, 1/9 ml²। तो क्या मिल जाएगा भाई? 1/9 ml², मतलब ml²/9। सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है वो करेक्ट आंसर है। चलेगा? ठीक है ना? ठीक है भैया, चलिए तो बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, है ना। सही है, बी करेक्ट कर लिया हमने। 15वें क्वेश्चन में देखिए कितना मजेदार सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भैया m मान लीजिए कि भाई m जो है अचर वेग से x अक्ष के समांतर रेखा पर चल रहा है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग। तो देखिए मूल बिंदु के सापेक्ष अगर वो x अक्ष के समानांतर ही चल रहा है तो उसका कोणीय संवेग जो है ना, वो कैसा रहने वाला भाई? तो इसका कोणीय संवेग रहने वाला होता है कांस्टेंट। कैसा रहने वाला होता है? कांस्टेंट, स्थिर, या और कहूं तो क्या कह सकते हो? अचर। तो ऑप्शन साफ सुथरा यहां पर दिख गया, कौन? बी, अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, चलिए चेक भी कर लेते हैं, बी इज द करेक्ट वन, है ना। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, यहां पे कह रहे हैं एल लंबाई व एम द्रव्यमान वाली पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण छड़ के एक सिरे से गुजरती हुई और छड़ की लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष है। मतलब एल लंबाई है और एम द्रव्यमान वाली पतली सी छड़ है, तो एक पतली सी छड़ बना लेते हैं। ये हो गई हमारी पतली सी छड़, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण एक सिरे से गुजरती हुई, एक सिरे से गुजर रही है, मतलब एक तो सीधे सीधे यहीं से निकालना है आपको। ए बी जो होगा हमारा वो ये हो गया, और जो एक्स एक्स डैश होगा जो सेंटर ऑफ मास से निकल करके जाता है, ये रहा मेरा एक्स एक्स डैश, ये यहां से मिलेगा, उसको कहूंगा जड़त्व आघूर्ण ICM। और एक निकाला है मुझे ए बी अक्ष के परितः। यहां पे इस बात का ध्यान में रखना होगा कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस कितना होगा। तो ये होल डिस्टेंस यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है भैया? तो ये है L, तो ये तो हो जाएगा ना L/2, कितना होगा? L/2, ठीक।
तो अब चलिए हम इसके लिए लिखते हैं I इज इक्वल टू, फिर से वही लिखूंगा समांतर अक्ष प्रमेय से। क्या लिखूंगा? समांतर अक्ष प्रमेय से। समांतर अक्ष, ठीक है, समांतर अक्ष प्रमेय से क्या कहते हैं भैया? तो I इज इक्वल्स टू ICM प्लस MA²। अब ICM की वैल्यू है ना छड़ के लिए कितनी होती है भाई? तो 1/12 MR², तो 1/12 ML²। इसमें L दिया हुआ है तो भैया L² प्लस M। A² की वैल्यू कितनी है? सिर्फ L/2 है ना, यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है? L/2। तो ये कितना हो जाएगा? L/2 का स्क्वायर। हो गई बात खत्म। कितनी बन जाएगी भाई? तो ये हो गई I इक्वल्स टू 1/2 ML² प्लस ये कितना हो जाएगा भाई? तो L²/4, तो 1/4 ML²। फाइनली इसको जोड़ दीजिए तो LCM 4 आया, ये हो जाएगा 2 ML² प्लस ML², है ना। तो कितना हो गया भाई? तो 5/4 ML²। ये निकला फाइनली जड़त्व आघूर्ण का मान। 5 जस्ट मिनट, एक बार चेक करते भाई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, है ना। 1/2 ML², अच्छा सॉरी 1/12 होता है भाई, 1/12 होता है ना, 12 होता है ये, 12। अब ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया भैया हमारा 12 LCM, है ना। तो 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, ML² हुआ, ये 3 टाइम्स जरूर हो जाएगा, 3 ML²। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 ML²/12। अब ये अपन कर देते 4 बार में, मतलब ये कितना हो गया? तो 1/3 ML²। फाइन, है ना, 1/3 ML²। ए ठीक भैया, इसमें थोड़ी बहुत भी है ना दिमाग इधर उधर हुआ, और यहां पे जो सेंटर ऑफ मास वाली ये जो वैल्यू है, ये एक्चुअली अपन क्या करते हैं भैया, ये अपने को याद करनी पड़ेगी, ठीक है, जो टेबल में हमने सीखा हुआ था वहीं से, ठीक। तो उस वैल्यू को रख करके और हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो भैया अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, 17वें पे। यहां पे कह रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर, है ना, सड़क के मोड़ की त्रिज्या R और चौड़ाई B है, ठीक है। इस पर V वेग से कार को सुरक्षित गुजरने के लिए सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से H उठाया जाता है। H का मान क्या होगा? ये क्या कह रहे हैं, जब हम हाईवेज पे चलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हाईवे टर्न ले रहा होता है तो क्या करते हैं भाई, जैसे मान लीजिए इधर टर्न ले रहा होता है तो ये वाला हिस्सा नीचे और ये वाला हिस्सा क्या होता है? ऊपर होता है। लेफ्ट टर्न ले रहा है तो राइट हैंड साइड वाला रोड ऐसे ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, ऐसा होता है। तो कितना हाइट उठाएं? बहुत ज्यादा भी उठा देंगे तो गाड़ियां पलट जाएंगी, और अगर नहीं भी उठाएंगे तो भी दिक्कत होने वाली है, गाड़ियां बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो वहां पर कितना होना चाहिए? तो हमने एक पॉइंट पढ़ी थी, tan थीटा का मान, इसके कोण का मान, ये कितने डिग्री पर उठा होगा, इसका मान हमने पढ़ा था V²/RG। कितना होता है tan थीटा? कितना होता है? V²/RG। और tan थीटा होता क्या है? तो ये होता है भैया, है ना, लंब बटा में आधार। तो लंब मतलब वही हाइट h, और आधार का मतलब मैं कह लेता हूं इसकी जो रेडियस है, कितना त्रिज्या r है वो r। ये रोड है, ये देखिए ये इस तरीके से रोड जा रही है, तो ये वाले रोड का हिस्सा जो होगा ये h हाइट क्या होगा? ऊपर उठा हुआ होगा। तो ये जो h हाइट, ये ऊपर उठा हुआ है, और इसका जो बेस है ये थीटा है, इसका जो बेस है वो कितना होगा? जो रेडियस है इसकी, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा? तो इसका एक सेंट्रल पॉइंट होगा, है ना, जिसके अलोंग ये उठा हुआ आपको दिख रहा होगा, किसी ना किसी सेंटर के अलोंग ये पूरा रोड उठेगा, ठीक है। तो ये पूरा हो जाता है हमारा रेडियस, इसके अलोंग ये गाड़ियां घूम रही है, ठीक, क्योंकि रोड तो एक कट का हिस्सा है अल्टीमेटली, है ना। पूरा सर्कल बनाएंगे तो उसका केंद्र तो यहां पर आएगा, इसका केंद्र जो है वो यहां आएगा। तो इस केस में कह रहे H/R हो जाएगा। मेरे से मांगा जा रहा है H का मान बताइए, तो H इक्वल्स टू कितना होगा? R को इधर भेज दीजिए, तो RV², इसको भी कैपिटल लिखना ही पड़ेगा, है ना, RV²/RG, ठीक है। ये अल्टीमेटली हमको यहां से देखने को मिल जाएगा H का मान, ठीक है। किसका मान हो जाएगा भाई? H का मान। तो यहां पर मैं अगर बेस को, है ना,
बेस को बेस के टर्म में ले लूं, ये पूरे बेस को अगर मैं आर ना लेते हुए, ये पूरा यहां से यहां तक का आर था, मैं अगर इसको बेस के ही टर्म में ले लूं तो मैं इसको एक काम कर सकता हूं क्या, ये आर जी होता है, इसको मैं बी लिख लेता हूं। अगर मैं इसको बी लिखता हूं तो मुझे यहां बी वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिल जाएगा, ठीक है, बी वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, क्योंकि ये बेस के टर्म में दिया था, ये इन्होंने कहा था कि भैया बी चौड़ाई है उसकी, तो ये बी हमने चौड़ाई को रख ली, ठीक है, ये पूरा रेडियस था और ये बी हमने क्या करी, तो इस चौड़ाई को हमने रख लिया बी। तो अब ठीक है भाई, है ना, कितना हो जाएगा, बी वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक, चलिए ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे कह रहे हैं किसी घूमती हुई चकती की त्रिज्या एकाएक आधी कर दी जाए और उसका द्रव्यमान उतना ही रहे, तो कोणीय वेग पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, चकती है, घूम रही है, ठीक है, अगर मैंने कह रहे हैं कि त्रिज्या एकाएक आधी कर दी जाए, मतलब r बिकम्स r अपॉन 2 हो जाए, ठीक है, तो कोणीय वेग कितना होगा। तो मैं कहता हूं देखिए ना कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत में कहा था कि भैया जो I1 ओमेगा 1 होगा वो बराबर होता है I2 ओमेगा 2, ठीक है, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के बराबर होगा। अब चकती है तो चकती का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होगा भाई, तो चकती का जड़त्व आघूर्ण 1/2 mr स्क्वायर, कितना होगा 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है। द्रव्यमान कह रहे हैं कि उतना ही रहे और रेडियस को आधा की गई है, m में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू, यहां पर अगर करते हैं तो ये क्या लिखेंगे भाई 1/2 m r/2 का स्क्वायर ओमेगा 2, r/2 क्यों किया, क्योंकि रेडियस हाफ हो गई बाद में, ठीक। तो यहां पे मुझे कुछ वैल्यूज कटती हुई दिख रही है, 1/2 कैंसिल, m से m कैंसिल, काट देता हूं, ये कैंसिल हो गया, m से ये m कैंसिल हो गया, यहां क्या बच्चा भैया, तो r स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा 2। अब ये r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, है ना, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2, क्या बचेगा 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2, मतलब कितना हो गया भाई, तो कोणीय वेग जो नया अभी आया ओमेगा 2 बाद वाला है ना, कोणीय वेग 4 गुनी हो जाएगी, कितनी हो गई 4 गुना, तो 4 गुना मतलब ऑप्शन नंबर ए चलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भैया, लो चेक कर लेते। चलिए तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19वें में कह रहे हैं कि एक भारी द्रव्यमान एक पतले तार से जोड़ दिया जाता है, एक भारी द्रव्यमान है और एक पतले तार से उसको क्या कर रहे हैं, जोड़। तो जब कभी भी पतले तार से जोड़ करके ऊर्ध्वाधर ऐसा गति कराएंगे, मतलब एक पत्थर बांधिए और उसको ऐसा गोल 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 ऐसा करके घुमाना शुरू करें, तो अधिकतम वेग उसका कब होगा। तो आपको ही पता है कि भैया ऐसा बचपन में खूब बार खेला होगा आपने, और जो अधिकतम वेग होता है जब ये निम्नतम स्थिति में होता है, ये कहां पे, निम्नतम स्थिति में, यहां पर इसका अधिकतम वेग होता है। अब अधिकतम वेग होगा तो अधिकतम टेंशन भी यहीं पर होगी, तो टूटने की अगर संभावना आएगी कि भैया वो टूट जाए, तो वो जब ऊपर होगा तब नहीं टूटेगा, टूटेगा कहां पे भैया, जब सबसे नीचे की तरफ होगा तब। तो चलिए एक बार देखते हैं, जब द्रव्यमान वृत्त के सबसे ऊंचे बिंदु पर है ना, जब द्रव्यमान वृत्त के सबसे नीचे बिंदु पर है बिल्कुल हाँ, ठीक है, सबसे निचले बिंदु पर होगा तब ये टूटेगा। अच्छा अब ये कह रहे क्वेश्चन भी आने वाला है जहां पर हम इसको है ना सॉल्व भी करेंगे कि कितना आ रहा है, कैसे टूटेगा निचले ही बिंदु पर, है ना। तो मैं मैथमेटिकली भी अभी जस्ट सॉल्व कराने वाला हूं, इसलिए परेशान अभी मत होइएगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकली तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रैक्टिकली हम जब एक पत्थर को बांध के ऐसा गोल गोल घुमाते हैं तो जब निचली स्थिति में होता है तब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, टेंशन सबसे ज्यादा होता है, तो टूटने की भी संभावना सबसे ज्यादा है। अगले सवाल पे 20th क्वेश्चन पे आते हैं। यहां कह रहे हैं कि एल लंबाई की एक रस्सी को एफ बल से खींचा जाता है, यदि जिस सिरे पर बल लगा है उससे एक्स दूरी पर रस्सी में तनाव टी है, तो टी का मान क्या है। अच्छा भैया देखिए ऐसा कुछ मान लेता हूं कि ये एक दृढ़ पॉइंट है जहां से ये एक रस्सी है, इसके इस बिंदु पर हमने क्या किया, एफ अमाउंट का फोर्स लगाया,
ठीक है ना, और इस पूरी रस्सी की लंबाई जो है वो है हमारी l। कितनी लंबाई होगी? l। मैं कहता हूं कि इससे x दूरी पर, ये कह रहा है उससे x दूरी पर t तनाव है। इससे मैंने x दूरी पर, मतलब यहां कहीं पर आया, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि t तनाव है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची भैया? तो इन दोनों के बीच की दूरी जो बनी है वो कितनी भैया? x है। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये l माइनस एक्स हो जाएगी। आई होप किसी को एतराज नहीं होनी चाहिए, है ना। ये जो है ना, यहां से मान लीजिए इस पॉइंट पे इधर के डायरेक्शन में एक बल लग रहा था, एक इधर के डायरेक्शन में बल लग रहा था, तो यहां पर टी टेंशन जो है, ये जहां बल लगाया जा रहा है उससे एक्स डिस्टेंस पे, ऐसा ही कह रहे हैं ना कि F बल खींचा जाता है यदि जिस सिरे पर बल लगा, इस सिरे पर बल लग रहा है, उससे एक्स दूरी पर रस्सी में तनाव, इससे एक्स दूरी पर रस्सी में तनाव जो है वो टी है। तो टी का मान बताइए। ठीक है, तो टेंशन होता क्या है भाई? टेंशन भी तो वही क्या कहते हैं, फोर्स ही है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मैं लिख देता हूं द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखिए जरा, हम इसको सॉल्व करते हैं। द्रव्यमान की जब हम बात करेंगे, एल लेंथ की रस्सी है, एल लेंथ की रस्सी है, तो पूरे एल लेंथ की रस्सी को मान लेते हैं कि द्रव्यमान एम है, माना एम द्रव्यमान, एम एकांक द्रव्यमान मान लेते हैं, माना एम एकांक द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ऐसा बोल देता हूं। तो पूरे रस्सी का द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा? ml हो जाएगा। कुल रस्सी का द्रव्यमान ml हो जाएगा, लेकिन मुझे कुल रस्सी क्या नहीं चाहिए, सिर्फ टेंशन वाला हिस्सा चाहिए। तो यार ये जो x वाला मान है ये नहीं है ना, ये l माइनस एक्स ही बचा ना अल्टीमेटली अब टेंशन के लिए। तो ये मैं कह देता हूं कि तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो मैं कहता हूं l माइनस एक्स टाइम्स ऑफ m इंटू 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 ए। ये हो गया टेंशन। अब ए भी निकालना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए त्वरण। क्या भाई? त्वरण। ठीक है, त्वरण कितना होगा? तो त्वरण को नॉर्मली भी देखें तो a इक्वल्स टू होता है f अपॉन m, है ना। क्या होता है? a इक्वल्स टू f अपॉन m। तो चलिए लिख देता हूं मैं, बल बटा में द्रव्यमान। सेकेंड लॉ यही कहता है ना। ठीक, ये क्या होता है? F इक्वल्स टू होता है भैया एम ए। इसी फॉर्म से मैं लिख रहा हूं a इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, मतलब a इक्वल्स टू क्या हो गया? f अपॉन m। अब F जो फोर्स लग रहा है वो तो F लिख देता हूं मैं सिंपली, F फोर्स जो लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है। त्वरण कितना होगा? तो भैया त्वरण निकालना है बल बटा में m, द्रव्यमान कितना होगा? तो टोटल रस्सी है, m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। मान लीजिए यहां से यहां तक की लंबाई 1 यूनिट है, यहां से यहां तक की लंबाई भी m हो गई, यहां से यहां की भी m हो गई। तो भैया ये कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो m इंटू एल। इसकी एक छोटी सी इतनी दूरी की द्रव्यमान m है, फिर इतनी दूरी की m है, इतनी दूरी की m है, तो ये कितना लेंथ है? तो l लेंथ है। तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया? तो m इंटू एल। ठीक, तो यही चीज लिख रहे हैं हम यहां पर, m इंटू एल। अब यहां पर रख देता हूं, तो टेंशन कितना मिल गया भैया? तो l माइनस एक्स m, a की जगह पर हमने रखना है f अपॉन m। l, एक m से ये m कैंसिल हो गया, टेंशन जो मिल जाएगा ये मिल गया, देखिए f l माइनस एक्स अपॉन l। तो अपने को आंसर में दिख रहा है एफ एल माइनस एक्स अपॉन एल, ये सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी इज द करेक्ट वन। चलेगा क्या? ठीक है, चलिए, ठीक है ना, फाइन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21वें में कह रहे हैं कि द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाले एक समान रिंग का जड़त्व आघूर्ण उसके तल में स्थित एक स्पर्श रेखा के परितः होता है। m द्रव्यमान है और r त्रिज्या वाला एक समान रिंग है। ठीक है, m द्रव्यमान है ना, और r त्रिज्या है इसकी। ठीक, द्रव्यमान हो गया इसका m और त्रिज्या हो गई इसकी r, जड़त्व आघूर्ण उसके तल में स्थित। ठीक है, तो मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भैया समांतर अक्ष प्रमेय यहां पर भी लगने वाला है। क्या लगने वाला है? समांतर अक्ष प्रमेय। जैसे ही पैरेलल की बात होती है ना, उसके अक्ष के पैरेलल की, तो समांतर अक्ष प्रमेय लगाइए। और समांतर अक्ष प्रमेय कहते हैं कि जड़त्व आघूर्ण उसके केंद्र के तहत जाने वाला जो अक्ष है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस m टाइम्स ऑफ दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना।
तो भैया ICM अगर इसकी बात करते हैं किसकी, और रिंग की, तो ये तो होता है 1/2 mr²। रिंग कितना, 1/2 mr², ठीक है। प्लस ये m, ए की जगह पे ए अब कितना भैया, तो इसके लिए कह रहा है कि उसके स्थित एक स्पर्श रेखा, ये रिंग है और ये रही वो स्पर्श रेखा, ये रहा मेरा ए बी जिसके तहत निकालना, और ये रही मेरी क्या, x डैश। तो भैया यहां से यहां तक की रेडियस तो अभी भी आर ही होगी ना, जब मैंने इधर आर लिया तो इधर भी आर ही लेना है। अच्छा स्मॉल आर दिया तो स्मॉल आर लेता हूं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 1 और आधा, डेढ़ मतलब 3/2, तो ये हो गया 3/2 mr², I इक्वल्स टू 3/2 mr², है ना। I इक्वल्स टू कितना हो गया, 3/2 mr², मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। चेक करें क्या एक बार, चलो भैया चेक कर लेते हैं, सही है ना। अब तक तो आपको समांतर अक्ष प्रमेय लगाना बहुत अच्छे से आ चुका है, लगभग सभी चीजों के लिए कर लिया मैंने। देखिए बेलन के लिए भी आपको कराया, चक्ति के लिए भी कराया, है ना, शीट के लिए भी कराया, गोले के लिए भी कराया, सबके लिए कराया, अभी और भी कराऊंगा, है ना। अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके है ना एक एंड के परितः ले रहे हैं, अभी हम उसके अक्षों के पैरेलल भी लेकर के चलेंगे, मतलब जो उसका ज्योमेट्रिकल अक्ष है उसके भी पैरेलल की बात करेंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं, जरा बात करते हैं इसमें कह रहे हैं कि लंबाई L तथा द्रव्यमान M वाली एक चेन एक चिकनी मेज पर इस प्रकार रखी गई है कि उसकी लंबाई का 1/3 हिस्सा, 1/3 1/3 मेज की कोर से नीचे ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है। यदि गुरुत्वीय त्वरण हो, है ना, गुरुत्वीय त्वरण हो, तो चेन का लटकता हुआ हिस्सा मेज पर खींचने में किया गया कार्य कितना हो। अच्छा, ये कुछ इस प्रकार बात कर रही है, देखिए ये एक टेबल है हमारी, है ना, ये क्या है हमारा एक टेबल। अब इस टेबल पे पीछे वाले भी पैर देखने पड़ेंगे, है ना। चलो अब ये टेबल हो गई, अब इस टेबल पे हटाता हूं मैं, अच्छा नहीं है ना। चलो भैया ये मान लो ये टेबल है, अब इस टेबल पे क्या काम करना है, तो इस टेबल पे एक चेन रखनी है, चेन, चलो भैया चेन, और 1/3 को लटकाना है, तो ये इस तरीके की होगी एक चेन, और यहीं से क्या हो रही है अब नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ लटक रही है। ये टोटल लेंथ का है ना L/3 है, ये इतने लेंथ की मैं बात करूं तो ये लेंथ कितना भैया, तो ये L/3 है ना, और M द्रव्यमान है, टोटल का द्रव्यमान कितना भैया चेन का, तो द्रव्यमान है भैया इसका M। अब कह रहे खींचने में किया गया कार्य बताइए, है ना। तो कार्य की जब गणना करनी है मुझे, तो कार्य होता कितना है भैया, तो कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। अब यहां पर बल का मान कितना होगा भाई, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है भाई, इसके ऊपर जो काम कर रहा होगा वो जी ही नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि इसके ऊपर mg, ठीक है, इंटू, अब सवाल इसका विस्थापन कितना होगा, है ना, ये जो होगा इसका विस्थापन कितना होगा। तो देखिए ये जो लटक रहा है इसके द्रव्यमान की बात करता हूं, ठीक है, तो द्रव्यमान टोटल का m है, टोटल का m है, तो L/3 का कितना होगा, तो m इंटू L/3 कितना हो जाएगा, m इंटू L/3, ये जो लटक रहा है उसके द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, m इंटू L/3 हो गया। अच्छा, तो मैं इसी तरीके से कहता हूं कि भैया जब हमारा बल होगा, या बल जो होगा ये क्या होगा भाई, तो mL/3 टाइम्स ऑफ g, F इक्वल्स टू क्या होता है mg, तो m कितना है mL/3, तो ये जो मैं यहां पर लिख रहा हूं mg, ठीक है, चलिए इसको एक बार और लिखता हूं मैं, है ना, mL/3 टाइम्स ऑफ g, चलेगा। चलिए अब करता हूं मैं, बट एक काम और करना पड़ेगा भाई, एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। द्रव्यमान की जब मैं बात करूंगा ही, तो ये तो मुझे लिखना पड़ेगा m/L इंटू L/3। ये क्या लिख रहा हूं मैं, जरा देखिए, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान इंटू कुल लंबाई, कुल लिखूं या फिर सिर्फ लंबाई लिख देता हूं,
एकांक द्रव्यमान का लंबाई कितना होगा, ये टोटल का द्रव्यमान m था, तो यूनिट लेंथ की, एकांक लेंथ की कितनी होगी, तो कुल लेंथ से डिवाइड कर देते, तो मास को कुल लेंथ से डिवाइड कर दिया तो एकांक मिल गया। अब कितने की करनी है मुझे, तो सिर्फ L/3 की, तो ये होगी L/3, मतलब कुल मिलाकर के ये जो मुझे मिल गया, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ L/3 मिला है ना, m/3 मिला, m/3। अब बल की बात करते हैं, अब बल हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब ठीक है, द्रव्यमान कितना, तो m/3, और त्वरण कितना, तो g, तो m/3g, m/3 टाइम्स ऑफ g, ये हो गया, या mg/3 कह लीजिए। अब विस्थापन अलग से निकालना पड़ेगा, तो विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1/3, मतलब ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, कितना हो गया, 1/6। अब हम यहां पर रख देते हैं दोनों के मान को, तो ये कितना मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा मुझे mg, अच्छा ये L/6 ना, हाँ, तो mg/3 इंटू L/6। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, तो ये मिल गया मुझे mgl/6×18। ठीक है, mgl/6×18। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे mgl/6/18, डी ऑप्शन, mgl/18। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 में। यहां पे कह रहे हैं कि 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड को एक रस्सी की सहायता से क्षैतिज वृत्त में 5 परिक्रमा प्रति मिनट के प्रारंभिक वेग से घुमाया जाता है। वृत्त की त्रिज्या को स्थिर रखते हुए रस्सी पर तनाव दुगना कर दिया जाए तो अब पिंड का लगभग वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 kg द्रव्यमान गिवन है। ये देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बोला था कि भैया जब नीचे आएगा तो अधिकतम वेग हो जाएगा, है ना। तो देखिए 2 kg इसका द्रव्यमान गिवन है, क्षैतिज वृत्त में, हालांकि इसको हम है ना ऊर्ध्वाधर वृत्त में नहीं घुमा रहे, इसको हम क्षैतिज वृत्त में घुमा रहे हैं। क्षैतिज वृत्त में तो समझ गए, ऐसा लेफ्ट राइट इस तरीके से घुमा रहे, और ऊर्ध्वाधर वृत्त में था ऐसा ऊपर से नीचे घुमा रहे थे। ठीक है, तो क्षैतिज वृत्त में 5 परिक्रमण, मतलब इसको न्यू कह लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या को स्थिर रखते हुए, तो न्यू की वैल्यू कहते हैं 5 परिक्रमण प्रति मिनट। ठीक है, तो त्रिज्या को स्थिर, आर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, आर जो रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, सेम। ठीक, नियतांक, और तनाव को दुगना कर दिया जाए, मतलब टी जो है उसको 2t कर दे, तो क्या बन जाएगा। तो बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं। इस पे जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, हम उसी के मान की बात कर रहे हैं। ये टी जो है वही है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है ना। टी क्या भैया, अभिकेंद्रीय बल कितना होता है भैया, तो टी इक्वल्स टू होता है हमारा mr ओमेगा स्क्वायर। कितनी होती है, mr ओमेगा स्क्वायर। अब कह रहे हैं यहां पर कि भैया यहां 2 kg द्रव्यमान का पिंड है, तो ये द्रव्यमान भी स्थिर है और इसका जो दिख रहा है त्रिज्या भी जो है ये भी स्थिर है, द्रव्यमान भी स्थिर और त्रिज्या भी स्थिर है। यदि m तथा r ये दोनों कैसे हो, स्थिरांक हो, ये कैसे हो गए, स्थिरांक हो, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि t जो है ये समानुपाती हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। t किसके समानुपाती हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। तो सीधा सिंपली मिल गया मुझे T1/2t। ठीक है, या T1/T2 लिख लेता हूं सीधे। T1/T2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ω1 का स्क्वायर अपॉन ω2 का स्क्वायर, है ना। वेग की बात करें तो इसी का संबंध निकालूं, तो t और 2t हो जाए, है ना। तो इसको अगर मैं t लिखता हूं तो इसका मान कितना लिख दो, 2t लिखता हूं, ω1 का स्क्वायर। तो ये जो दिया 5 परिक्रमण प्रति मिनट। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा भाई, तो सेकंड में चेंज कर लीजिए। ठीक, या फिर हम सेकंड में ना करें, प्रति मिनट ही दिया ना ऑप्शन प्रति मिनट दिया तो प्रति मिनट छोड़ देता, अदरवाइज सेकंड में करना पड़ता। तो देखिए ओमेगा कितना होता है, कोणीय वेग जो होती है ये होता है भैया कोणीय विस्थापन बटा में समय।
मतलब ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन में टी, और 1 अपॉन टी कोई न्यू लिखते हैं तो 2 पाई न्यू, कितना हो जाएगा 2 पाई न्यू, तो ये हो गया 2 पाई न्यू 1 अपॉन 2 पाई n2 लिख लेता हूं, न्यू 2 ही लिख लो, ठीक है, का स्क्वायर। अब क्या कर दिया मैंने, तो यहां से दिख रहा है कि t से t तो कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन 2 हो गया, ये 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ये न्यू 1 का स्क्वायर अपॉन में न्यू 2 का स्क्वायर। अब न्यू 1 का स्क्वायर का मतलब कितना है भैया, तो इसका मान है हमारा 5, इसको 1 ले लीजिए, है ना, ये कितना है 5, तो ये हो गया 5 अपॉन में न्यू 2 का स्क्वायर। अब अगर इसको करते हैं तो ये हो गया 25 बटा में न्यू 2 का स्क्वायर, तो न्यू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा 50, तो न्यू 2 कितना हो जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ 50। अब 50 कितना होगा 7.07 के आसपास अप्रॉक्स, है ना। अब यहां पर तो हमको साफ सुथरा दिख रहा है कितना भैया 7 परिक्रमण प्रति मिनट, तो 7 पॉइंट समथिंग 7 होता है, तो इसी के आसपास आएगा 7.07 में कह लेता हूं, तो ये हो गया 7 परिक्रमण प्रति मिनट, ठीक है, चलेगा 7 परिक्रमण प्रति मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब इसका आंसर हमारा हो गया डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 24। यहां पे कह रहे हैं कि दो वलयों का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, दो वलयों का जड़त्व आघूर्ण जो है वो 2/1 है, तो उनके व्यास का अनुपात, ठीक है, उनके व्यास का अनुपात 2/1 है, तो इन रिंगों के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा। तो यहां पर I1 अपॉन I2, ऐसा ही कह लो, जड़त्व आघूर्णों का अनुपात मतलब क्या, I1 अपॉन I2 का जो है मान ये दिया गया 2/1, अच्छा, और उनके व्यास, अच्छा, जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का भी हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब दिया तो गया है ये D1 अपॉन D2 कितना 2/1, लेकिन मैं लिख सकता हूं इसको R1 अपॉन R2। आप बोलोगे ऐसा क्यों लिख सकते हो, तो D इक्वल्स टू कितना होता है भाई ट्वाइस ऑफ R, तो इस D1 की जगह पे मैं 2R1 लिख दूं, इस D2 की जगह पे 2R2 लिख दूं, ये 2 से 2 कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 ही तो होगा। अगर किसी भी रेशियो में ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई करे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, तो R1 अपॉन R2 भी दे दिया। अब मासेस की बात कर रहे हैं तो ठीक है, लिखता हूं ना, I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये होता है भैया हमारा क्या mr स्क्वायर, तो ये m1 r1 स्क्वायर है ना, और नीचे हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर। अब I1 अपॉन I2 तो गिवन है कितना 2/1, m1 अपॉन m2 मुझे चाहिए, और R1 अपॉन R2 की वैल्यू गिवन है 2/4, तो लिख लेता हूं R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, चलेगा, तो ये हो गया 2/1 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। अब देखिए R1 अपॉन R2 कितना है 2/1, तो 2/1 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया भैया, तो 2/1 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2, ये 2 2 जा 4/1, अगर इसको इधर भेजेंगे भी, है ना, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, मतलब 1/2 दिख रहा है, ये नीचे आ जाएगा, तो 2/4 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन में m2, ये कैंसिल हो गया 2, मतलब 1/2, मतलब 1/2, बी ऑप्शन दिख रहा 1/2, ठीक है। चलिए ये तो बड़ा ही हलवा सा सवाल आ गया, है ना, चलो भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25वें पे। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, एक भार सहित रस्सी, मतलब भार सहित है, 3.7 किलोग्राम भार तक का तनाव सहन कर सकती है, 500 ग्राम का एक पत्थर इसे बांधकर 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जा रहा है। मैं बोल रहा था वो क्वेश्चन आ गया अपने, क्या ऊर्ध्वाधर तल में ऐसा गोल गोल ऊपर की तरफ इस तरीके से घुमाया जा रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जा रहा है। ये रहा हमारा क्या भाई, ये रहा हमारा 500 ग्राम का एक पत्थर, 500 ग्राम का पत्थर है, ठीक है, अपॉन 1000 कर ही दो, 0.5 kg का पत्थर है। क्या करे, इसको घुमा रहे, त्रिज्या कितना भैया, तो ये 4 मीटर त्रिज्या है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाता है, जी का मान 10 लेना है। अच्छा, ये अच्छी बात कर दी इन्होंने, ठीक, ये स्मॉल m है भैया, ठीक है, जी का मान इन्होंने कितना कह दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना, और कैपिटल M की अगर मैं बात करता हूं तो ये रस्सी सहित, है ना,
रस्सी सहित जो भार है टोटल वो कितना भैया, तो 3.7 kg है। कितना है, 3.7 kg। तो इसका एक और पोजीशन बनाता हूं मैं, ये नीचे यहां पर जब होगा, ये वाला थोड़ा सा समझने में आसान लगता है इसलिए नीचे बना दिया, और कुछ भी नहीं। तो इसमें मैं कहता हूं कि इन्होंने जो कहा है वही बातें करो। कौन सी बातें, तो भैया ये जो रस्सी होगी इसमें टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, और इसके कारण इसमें क्या हो रही है, एक वेलोसिटी भी मिल रही है। तो मतलब जो अगर मैं लिखता हूं कि भैया फ्री बॉडी डायग्राम से, तो टेंशन कितना होगा, तो देखिए मैं सबसे पहले तो लिखूंगा कि निम्नतम बिंदु पर वेग अधिकतम होता है, वेग अधिकतम होता है। ये पॉइंट तो क्लियर है, सबसे निचले बिंदु पर होंगे तो वेग अधिकतम होता है। अब यहां पर वेग अधिकतम होता है तो इसके लिए फॉर्म लिखे टी माइनस कितना भाई, तो टी माइनस mg इज इक्वल्स टू ये जो इसके ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है उसके बराबर ही होगा। ये जो टेंशन लग रहा है इस पे लगने वाले अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, और अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है भाई, तो ये होता है m ओमेगा स्क्वायर आर। कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर आर, mv स्क्वायर अपॉन आर करके फिर से एक आर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से मिल जाता है ये m ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, तो ये अब मैं यहां से t, मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए है ना, अधिकतम वेग ओमेगा चाहिए। तो ठीक है, t की बात कर लेता हूं, ठीक है चलिए, तो मैं लिखता हूं t होगा कितना, तो ये mg के बराबर होगा, है ना, कैपिटल mg। तनाव अधिकतम कितना सहन कर सकता है भाई, तो कैपिटल mg लिख रहा हूं, ठीक है ना, mg माइनस mg इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, इस mg को यहीं छोड़ता हूं, इस m को उधर ले जाता हूं, तो स्मॉल mg है ना प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर। अगर इन दोनों में से m को कॉमन करूं तो क्या मिल जाएगा, m को कॉमन करने से कुछ विशेष मिल पा रहा है क्या, नहीं मिल पा रहा, तो एक काम करते हैं ना, ऐसा करते ही नहीं है, इन दोनों में से g को कॉमन कर देता हूं, कैपिटल M माइनस स्मॉल m बच जाएगा, है ना, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और इधर से इस m ओमेगा m r को नीचे भेज देता हूं, ये मिल गया मेरा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट तो निकाल लेंगे, पहले सबका मान रख लेते हैं, सबका मान हमारे पास में गिवन है। तो g का मान तो 10 कहा भैया, m का मान इन्होंने कहा कि 3.7 रखना, तो 3.7 माइनस स्मॉल m कितना रखना, तो 0.5 रखना है। ये जो स्मॉल m मतलब ये वस्तु का, ये पिंड का भार, ठीक है, और कैपिटल M का मतलब पूरे रस्सी सहित जो टेंशन लग रही थी वो, अपॉन स्मॉल m मतलब 0.5 इंटू 4 दिया हुआ है यहां पर रेडियस इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं ये कंप्लीटली, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16, ओमेगा इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकंड। क्या बन गया, 4 रेडियन पर सेकंड। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है ना। कितना हो जाएगा, 4 रेडियन पर सेकंड। ठीक, तो यहां तक में कोई समस्या, कोई परेशानी आई थिंक कि नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे भाई, तो हम इसको पहले तो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, एंड अब आप अपने आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि कितने आंसर्स हमने सही किए। ठीक है, क्योंकि हम मिलने वाले हैं अब अपने अगले सेशन में, इस सेशन को यहीं पर करते हैं हम समाप्त, अगले सेशन में हम मिलते हैं और अगले सेशन में करेंगे 26 ऑनवर्ड्स 50 तक के क्वेश्चंस को अगले सेशन में करेंगे। मतलब हम कुल मिलाकर के इस चैप्टर का भी और कई सारे पार्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि हमें सभी तरीके के क्वेश्चंस के बेसिस पर सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करनी है। तो इस सेशन में हमने कौन से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, तो इस सेशन में हमने रिवाइज कर लिया कि जब वो ऊर्ध्वाधर तल में और क्षैतिज तल में दोनों तलों में चल रहा होगा तब टेंशन की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, प्लस समांतर अक्ष प्रमेय का हम किस प्रकार प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट इसकी चर्चा करी और जड़त्व आघूर्ण निकालना सीखा खूब तरीके से। ठीक है, चलिए भाई, तो इस सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त। जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी हमेशा से कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और हम ये सारे ही कोर्सेस आपके लिए लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपका पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी है, एंड ये पूरे कोर्सेज भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो
तो आप यहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इन कोर्सेस में आपको मिल जाता है आपके पूरे कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ। ठीक है, साथ ही साथ यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पूरा ही कोर्स कंटेंट इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। तो भाई अगर आप ज्वाइन हुए हैं एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या फिर स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम ये कोर्सेस भी लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। आपको और इंप्रोवाइजेशन चाहिए और इंप्रूवमेंट चाहिए, तो सिंपली एक काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड फटाफट से चेकआउट कर लीजिए बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है एंड अब तो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है ना। तो भाई जिस तरीके से आप जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल पे, वैसे ही हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना एंड अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।